हेलो हेलो। हाँ अब आया ना भाई। हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। चलो ऑल सेट। बच्चों सबको बता दो कि लेक्चर चालू हो गया है, बाद में फिर चिक चिक करेंगे सब लोग कि लेक्चर बाकी है, ये नहीं हुआ, कॉस्टिंग 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 कॉस्टिंग, परेशान कर देंगे कॉस्टिंग कॉस्टिंग करके। और आप लोग भी सब सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करना तो पता चलेगा, बाद में करना हो तो करेंगे, नहीं करना हो तो नहीं करेंगे, ठीक है। बट अब अपने दोस्तों को भी बता दो कि लेक्चर स्टार्ट हो गया है। चल, क्या आप लोग फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ टाइम कॉस्टिंग पढ़ने जा रहे हो? करेक्ट, सही बात है ना? अब क्या मतलब होता है? कौन बताएगा मुझे कॉस्ट का क्या मतलब होता है? आपके डिग्री के नाम में ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, करेक्ट है ना? चलो, क्या मतलब होता है बच्चों कॉस्ट का? कॉस्ट का क्या मतलब, आपको क्या लगता है क्या मतलब होता होगा कॉस्ट का? प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी और थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मुझे समझाना था। थैंक यू बेटा सौजन्या। एग्जैक्टली जो हमारी गलत फहमी है कि प्राइस मतलब, सोनाली थैंक यू वेरी मच अगेन, प्राइस मतलब कॉस्ट, ये हमारी जो गलत फहमी है ये हमको निकालनी है सबसे पहले। तो इस कैलकुलेटर का प्राइस अगर समझो 200 रुपए है, क्या ये कॉस्ट हुई? नहीं, ये क्या हुई? प्राइस हुई। प्राइस और कॉस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्राइस और कॉस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? ये प्राइस डिसाइड हुई होगी, उसके पहले कॉस्ट डिसाइड हुई होगी, उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, और फिर क्या आई होगी? प्राइस आई होगी। फिर क्या आई होगी बच्चों? प्राइस आई होगी। नहीं समझा सर? ध्यान से सुनना। प्राइस मतलब हम जो पे करते हैं उसको
प्राइस बोला जाता है। हम जो पे करते हैं उसको प्राइस बोला जाता है। बट किसी भी मैन्युफैक्चरर को उसको प्रोड्यूस करने में जो एक्सपेंस लगते हैं उसको कॉस्ट बोला जाता है। तो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस बाय मैन्युफैक्चरर, एक्सपेंसेस बाय मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस द गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट। प्राइस तो मार्केट में जो बिकता है, जिस रेट पे बिकता है उसको प्राइस बोलते हैं। सर अभी तक नहीं समझा सर हमको, अब लास्ट बात जो मैं बोलने जा रहा हूं वो समझा रहा हूं आपको। आप ये 200 रुपए में खरीद के आए, ये कैसियो कंपनी ने बनाया है। क्या कैसियो कंपनी ने इसको 200 में बनाया होगा कि कम में बनाया होगा? डेफिनेटली कम में बनाया होगा। मान लो कैसियो कंपनी का इसको बनाने में खर्चा आया होगा 180 रुपया, तो 180 रुपया क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। 20 रुपए उन्होंने प्रॉफिट जोड़ा होगा और 200 रुपए क्या हो गया? प्राइस हो गया। तो क्या कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चर द पर्टिकुलर कमोडिटी। एक कमोडिटी को मैन्युफैक्चरर को बनाने में जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट बोला जाता है। क्या कॉस्ट का एग्जैक्ट मतलब आपको समझ में आया बच्चों? सिया को समझ में आ गया? बाकी हो? सौजन्य को भी समझ में आ गया। और ठीक है, अब हम लोग कॉस्ट निकालने का काम किसका होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट का। उसके लिए हम लोगों को कुछ एकदम बेसिक चीजें पढ़नी है। कुछ एकदम क्या पढ़नी है हमको बच्चों? बेसिक चीजें पढ़नी है। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है ओवरहेड्स। क्या नाम होता है? ओवरहेड्स। उसमें आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पहले डिफरेंस समझेंगे हम लोग, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, इनका मतलब समझेंगे। पहले अभी हम लोग एक एग्जांपल से क्या समझ के लेंगे बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये अचानक आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो? आगे कॉस्टिंग पढ़ने के लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस पता होना कंपलसरी है बच्चों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस पता होना क्या है? कंपलसरी है बच्चों। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में समझाऊंगा, बड़ा ही मजा आएगा आप लोगों को। समझो, अभी लोकेश है हमारे पास। सौजन्य बेटा आप लड़का हो कि लड़की हो? सोहम है, लोकेश है, सौजन्य है। ठीक है, 3 लड़के हैं। अरे अरे लड़की हो क्या? ठीक है, लोकेश और सोहम 2 लड़के अपने पास। समझो सौजन्य ने एक बिजनेस खोला, चाय की दुकान। इसमें चाय भी बनाई जाती है और कॉफी भी बनाई जाती है।
चाय भी बनाई जाती है और कॉफी भी बनाई जाती है। चाय बनाने के लिए इसने लोकेश को रखा और कॉफी बनाने के लिए इसने सोहम को रखा। इसमें खर्चे क्या क्या होते होंगे चाय बनाने में? टी पाउडर, कॉफी पाउडर। मेरी पेंटिंग बिल्कुल पिकासो को टक्कर मारने वाली है, तो आप अलर्ट रहना, ठीक है। ये क्या है बच्चों, पता है आप लोगों को? ये है लाइट। ये क्या है? लाइट। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या लोकेश को पैसा दिया जाता होगा चाय बनाने का? यस। मान लो 200 रुपया रोज देते हैं, सोहम को 300 रुपया रोज देते हैं, टी पाउडर 50 रुपये रोज का लगता है, कॉफी पाउडर 80 रुपये रोज का लगता है, लाइट बिल 120 रुपये रोज आता है और रेंट 500 रुपये रोज है। ये है लाइट बिल, ये है रेंट, ये सोहम का पेमेंट है, ये लोकेश का पेमेंट है, टी पाउडर और कॉफी पाउडर। एनी डाउट यहां तक? अब आपको करना ये है बच्चों कि मैं खर्चे का नाम बोलूंगा तो आपको ये बताना है कि चाय के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए हो रहा है, टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए हो रहा है। जैसे मैं खर्चे का नाम बोलूंगा आपको सिंपली क्या बताना है, सिर्फ टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए हो रहा है, टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए हो रहा है, दैट्स ऑल। क्या बताना है बच्चों? टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए हो रहा है, कुछ भी ज्यादा नहीं बताना है, सिर्फ क्या बताना है, टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए हो रहा है, राइट। टी पाउडर का खर्चा, टी पाउडर का खर्चा क्या टी के लिए हो रहा है? क्लियर पता है आप लोगों को? कॉफी पाउडर का खर्चा क्या कॉफी के लिए हो रहा है? क्लियर पता है आप लोगों को? सौजन्य का लोकेश का पेमेंट 200 रुपए क्या चाय के लिए हो रहा है? कंफर्म पता है आपको? सोहम का पेमेंट 300 रुपए क्या कंफर्म कॉफी के लिए हो रहा है? पर लाइट बिल और रेंट ये खर्चे क्या आप कंफर्म बता सकते हो कि टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए हो रहा है? मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आ गई। नहीं सर, लाइट बिल और रेंट तो हमको पता ही नहीं कितना टी के लिए हो रहा है कितना कॉफी के लिए हो रहा है, बाकी के तो सारे खर्चे हम लोग क्लियर बता पा रहे थे कि टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना जानना है क्या टी पाउडर, कॉफी पाउडर, लोकेश और सोहम इनके पेमेंट में और लाइट बिल रेंट में अंतर है कि नहीं है? अरे बच्चों अंतर है ना? क्या टी पाउडर कंफर्म टी के लिए, कॉफी पाउडर कंफर्म कॉफी के लिए, लोकेश का पेमेंट कंफर्म टी के लिए, सोहम का पेमेंट कंफर्म कॉफी के लिए? सिर्फ क्या लाइट बिल कंफर्म और रेंट कंफर्म हम बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं ना? करेक्ट। तो क्या जो खर्चा किस प्रोडक्ट के लिए हो रहा है हम लोग स्पेसिफिकली बता सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर ऐसा खर्चा जो समझ में ही नहीं आता कि स्पेसिफिकली किसके लिए हो रहा है, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या नाम दे देंगे बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या नाम दे देंगे हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही दूसरा नाम है ओवरहेड्स। दूसरा नाम क्या है? ओवरहेड्स।
तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खर्चे उस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक हो रहे हैं, कुछ खर्चे स्पेसिफिक हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर कुछ खर्चे कॉमन होते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि किस प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा होता है, किस प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा होता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या दोनों में बड़ा अंतर है कि नहीं है, और क्या वो अंतर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। अब ओवरहेड्स, मैंने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस समझा दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही दूसरा नाम ओवरहेड्स है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही दूसरा नाम क्या है? ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये 3 चीज हम लोग समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत मजेदार तरीके से समझेंगे। पर उसके पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिजनेस से रिलेटेड समझना पड़ेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसर्न। सर ये अचानक क्यों पढ़ाने लगे सर? अभी रुक जाओ, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सिर्फ पेशेंस रख के जो बोल रहा हूं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है उस पर फोकस करो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बोलो क्या फर्क होता है ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में? कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा मुझे बताएगा? सॉरी, अरे बोलो, इतना टाइम। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड देन सेलिंग द गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग एंड देन सेलिंग द गुड्स। 90% करेक्ट सिया बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। दिस इज द वेरी फर्स्ट बैच जिसमें इतना क्लियर डिफरेंशिएट कोई कर पाया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर द सेम। तो ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो ट्रेडिंग मतलब जो खरीदा जाता है वही बेचा जाता है। मैं अगर ट्रेडर हूं तो ये कैलकुलेटर खरीदूंगा, ये कैलकुलेटर ही बेचूंगा, ये बॉटल खरीदूंगा और ये बॉटल ही बेचूंगा, तो मैं हूं ट्रेडिंग कंसर्न। मैं कौन हूं बच्चों? ट्रेडिंग कंसर्न। मैं कौन हूं बच्चों? ट्रेडिंग कंसर्न। बट अगर मैं प्लास्टिक लेके रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश्ड गुड्स बेचता हूं, अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश्ड गुड्स बेचता हूं, तो मैं कौन हो गया? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैं कौन हो गया? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न वाला
वाला जो खरीदता है वही बेचता है, जो चीज खरीदता है वही बेचता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला जो खरीदता है वही नहीं बेचता, खरीदता कुछ और है, प्रोसेस करता है और फिर फिनिश गुड्स बेचता है। जैसे प्लास्टिक खरीदता है, प्रोसेस करता है, बॉटल बनाता है और बॉटल बेचता है। क्या आपको ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बीच का बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? और सर ये अचानक क्यों समझाने लगे? मजे की बात यह है कि ट्रेडिंग कंसर्न को में कॉस्ट अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट किसको लगता है? कॉस्ट अकाउंटेंट किसको लगता है? कॉस्ट अकाउंटेंट किसको लगता है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट नॉर्मल जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो भी इसके बुक्स ऑफ अकाउंट लिख सकता है। बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कौन लगता है? कॉस्ट अकाउंटेंट लगता है। किसके लिए लगता है? और एक सर्विस इंडस्ट्री आती है उसके लिए भी लगता है, वो बात अलग बाद में करेंगे हम लोग एक चैप्टर में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नाम के सीए में इंटर में। पर फिलहाल के लिए क्या ये कॉस्ट अकाउंटेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में काम करता है? क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे क्या ये बात आपको समझ में आई? कॉस्ट अकाउंटेंट कहाँ पे लगता है हमको? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। कहाँ लगता है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई? ट्रेडिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। और जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो खाली मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कॉस्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, जितने में खरीदा वही आपका प्राइस है और थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा। पर क्या मैन्युफैक्चरिंग वाले को बहुत सारे खर्चे होते हैं, मटेरियल का होता है, लेबर का होता है, लाइट बिल का होता है, ये होता है वो होता है, इसलिए हम लोगों को एक सेपरेट कॉस्ट अकाउंटेंट लगता है ऐसा। चलो ठीक है सर, ये बात क्यों बताई सर आपने? इसके लिए ये 3 टाइप के ओवरहेड्स क्यों है ये समझाने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ध्यान से देखना। क्या किराना शॉप वाले की फैक्ट्री होती है क्या? क्या उसको सेल्स करने के लिए कोई बहुत मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। बट क्या टाटा कंपनी को कार बनानी होती है और बेचनी होती है, तो क्या मुझे बताओ, क्या टाटा का जहां प्लांट होता है वहीं अंदर अकाउंटेंट भी बैठता है क्या? क्या एडमिन स्टाफ भी बैठता है क्या? क्या ऑडिटर भी बैठता है क्या? नहीं। क्या जहां पे प्लांट, जहां पे मैन्युफैक्चर होता है वो अलग होता है, जहां पे एडमिन बैठते हैं, मतलब अकाउंटिंग के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, वो अलग होते हैं। और सेल्स के लिए एक अलग से खर्चा करना पड़ता है, जिसको हम लोग शोरूम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोरूम। तो एक मैन्युफैक्चरर को एक चीज संभालनी होती कि 3 चीज संभालनी होती? 3 चीज वापिस मैं आपको बता रहा हूं। क्या जहां पे मैन्युफैक्चर होता है, जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑफिस मेंटेन किया जाता है, जहां ऑर्डर लिए जाते हैं या कुछ भी क्वेरीज वेरीज ली जाती है, और तीसरा सेल करने के लिए शोरूम जैसी चीज है। क्या 3 अलग अलग जगह मेंटेन करनी पड़ती है कि नहीं एक मैन्युफैक्चरर को? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स, ये तीनों चीजें अलग अलग मेंटेन करनी पड़ती है कि नहीं एक मैन्युफैक्चरर को? एक मैन्युफैक्चरर को 3 चीजें मेंटेन करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? तो जो भी इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री में होते हैं उनको नाम देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो भी इनडायरेक्ट खर्चे ऑफिस में होते हैं उसको नाम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एंड जो भी खर्चे सेल बढ़ाने के लिए होते हैं उसको बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उनको क्या बोला जाता है बच्चों? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या तीनों का थोड़ा थोड़ा फर्क समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लोग टेक्निकली नाम देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। टेक्निकली क्या नाम देंगे बच्चों हम लोग इसको? क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। क्या नाम देंगे हम लोग इसको? क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। क्या फैक्ट्री में होना, ऑफिस में होना और सेल्स के होना, क्या तीनों खर्चे अलग अलग है कि नहीं है? जल्दी बोलो।
तो अब नेक्स्ट, अब आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। फैक्ट्री में जो मैं खर्चा बोलूंगा वो फैक्ट्री में होने वाला है, ऑफिस में होने वाला है, कि सेल्स बढ़ाने के लिए होने वाला है, ये आपको गेस करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि जो खर्चा अभी मैं बोलने जा रहा हूं वो फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। आर यू रेडी? पहले पहले थोड़ी सी दिक्कत होगी पर बाद में समझ में आने लगेगा, डोंट वरी, है ना। मशीनरी का डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन खर्चा है ना, मशीनरी का डिप्रिसिएशन एफ, ए और एस। फैक्ट्री ओवरहेड लगता है तो एफ लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगता है तो ए लिखो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगता है तो एस लिखो। डोंट वरी, गलत तो गलत पर जवाब देना है। सोनाली बोल रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स, सौजन्य भी बोल रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स, सिया बोल रही है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओके, लोकेश भी बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलो एक्सीलेंट। सिया बेटा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इट्स अ फैक्ट्री ओवरहेड, एंड द सिंपल रीजन बिहाइंड द फैक्ट्री ओवरहेड्स बीइंग कि क्या मशीनरी फैक्ट्री में होती है? कभी ऑफिस में मशीनरी लगी हुई देखी है? क्या सेल्स की वैन जो होती है, क्या सेल्स मैनेजर को कभी मशीनरी लेके घूमते हुए देखा है आपने? क्या मशीनरी ऑब्वियसली कहाँ पे होती है? फैक्ट्री में। तो क्या मशीन का डिप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री में ही आएगा कि नहीं आएगा? सेकेंड, मैनेजर्स सैलरी, सोनाली ए बोल रही है, सौजन्या ए बोल रही है, सिया भी ए बोल रही है, लोकेश भी ए बोल रहा है। चलो वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट मैच यार ये तो। सुपरवाइजर्स सैलरी, सुपरवाइजर्स सैलरी, सोनाली के हिसाब से सुपरवाइजर सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है। और एवरीवन, गलत तो गलत, सिया के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन है। सौजन्या के हिसाब से भी एडमिनिस्ट्रेशन है।
एंड द आंसर इज फैक्ट्री ऑडिट्स। द आंसर इज फैक्ट्री ऑडिट। मैं आपको मैनेजर और सुपरवाइजर इन दो शब्दों का फर्क समझाता हूं। जो एडमिन स्टाफ पे, एडमिन स्टाफ मतलब जो अकाउंटेंट्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होती है, इन पे जो ध्यान रखता है इनको बोला जाता है मैनेजर। और जो लेबर्स पे ध्यान देता है, लेबर्स ऑफकोर्स कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं, इन पे जो ध्यान देता है वो होता है सुपरवाइजर। तो याद रखना सुपरवाइजर कभी भी किस में आएगा बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। किस में आएगा बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड में। सुपरवाइजर कभी भी आप सुने हो क्या ऑफिस में सुपरवाइजर, ऑफिस में मैनेजर होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन होते हैं बच्चों, मैनेजर होते हैं, कभी भी सुपरवाइजर नहीं होते। सुपरवाइजर कहाँ पे होते हैं, कभी भी याद रखना फैक्ट्री में होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स सैलरी, समझा कि नहीं समझा सुपरवाइजर का बच्चों, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। मैकेनिकल इंजीनियर फैक्ट्री ओवरहेड्स, सौजन्या भी बोल रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स, सोनाली भी बोल रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलो थोड़ी सी क्लैरिटी आई आपको, नो इश्यूज। अगर फैक्ट्री बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है तो वो फैक्ट्री में जाएगा। कभी कभी ऑफिस बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन बोल देते हैं तो वो किस में जाएगा, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। किस में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। नेक्स्ट इज सेल्स कमीशन, बोलो जल्दी। नेक्स्ट इज सेल्स कमीशन, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। एट, डिलीवरी वैन चार्जेस, या उसके डिलीवरी वैन का जो ड्राइवर है उसका सैलरी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अगेन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गुड्स को हमारे प्लेस से कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाने को ही डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए, क्या डिस्ट्रीब्यूट गुड्स करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो भी उसी में कवर होते हैं? यस, वेरी नाइस। तो क्या डिलीवरी वैन का जो ड्राइवर का सैलरी है वो भी तो उसमें कवर होगा कि नहीं होगा? क्या आप अभी चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हो? क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पार्ट दूं? चलो ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एक्सपेंसेस,
बाप रे, सीए में इंटर और सीए इंटर के बच्चे जवाब नहीं दे पाते जो आप लोगों ने जवाब दे दिया। एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, ब्रिलियंट, वेरी नाइस, यस। जनरली इंडस्ट्री शब्द को देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे दिमाग में फैक्ट्री चलने लगती है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर फैक्ट्री ओवरहेड्स इन पास्ट बैचेस, बट यू पीपल परफॉर्म्ड वेरी वेल, एंड according to you it's selling and distribution in India, it is absolutely correct, very nice। कैसे, फिर भी मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि किसी के दिमाग में होगा जिसने जवाब नहीं दिया होगा, या तो किसी ने ऊपर का देख के नीचे चिपकाया होगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज एग्जैक्टली एग्जीबिशन? बहुत सारी चीज़ों के एग्जीबिशन होते हैं, जैसे पुणे में फूड का होता है, तो हर जो फूड की कंपनी होती है वो अपने अपने स्टॉल्स लगाती है, लोग खाने आते हैं, टेस्ट करते हैं और ऑर्डर देते हैं, या तो फिर आगे कभी खरीदना हो तो वो खरीदते हैं। ऑटो एक्सपो होता है, मतलब जहाँ पे अलग अलग कार्स आती है और वहाँ से कार खरीदी जाती है। मैंने मेरी मर्सिडीज भी वहीं से खरीदी है। तो ऑटो एक्सपो जो है, क्या वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है जो अपनी अपनी कार्स का मॉडल दिखाती है और वो लोग बताते हैं, और वहाँ से फिर लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, करेक्ट। वैसे क्या एजू एक्सपो भी होता है, एजुकेशन एक्सपो, वहाँ पे अग्रवाल लाइसेंस भी अपनी स्टॉल लगाता है, अग्रवाल लाइसेंस के कोर्सेज के बारे में बताता है। तो जो एग्जीबिशन होता है, वो जो हमारा एग्जीबिशन होता है, वो हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? प्रोडक्शन के लिए करते हैं कि सेल बढ़ाने के लिए करते हैं? सेल बढ़ाने के लिए करते हैं। इंडस्ट्री का, एग्जीबिशन का और प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो या ना करो, फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो चलते ही रहेगा ना। ये सेल बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। एंड लास्ट एक्सपेंस, अगर ये भी आपने करेक्ट बोल दिया था तो जिंदगी का मजा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस एक्सपेंसेस। वेयर हाउस सबको पता होगा। सौजन्या फैक्ट्री बोल रही है, सिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोल रही है। अलग अलग जवाब आ रहा है तो अच्छा लगता है, कुछ टेंशन नहीं। क्या एटलीस्ट सब लोग खुद का दिमाग लगा रहे हैं, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। चलो पहले आंसर लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहले लॉजिक समझो। ये वेयर हाउस है और ये फैक्ट्री है, ठीक है। क्या फैक्ट्री में होने वाले खर्चे ऑब्वियसली गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद ये जब वेयर हाउस में जाते हैं, क्या ये गुड्स फिनिश हो जाते हैं, फिनिश गुड्स बन जाते हैं, फिर वेयर हाउस में जाते हैं। क्या फैक्ट्री में होने वाले खर्चों का इन फिनिश गुड्स से कोई लेना देना है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। अरे फैक्ट्री में होने वाले खर्चे क्या इस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए वो खर्चे हो गए और वो एक बार तो चला गया, अब फिनिश गुड्स यहाँ पे आके पड़े हैं, इसका फैक्ट्री से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। क्या वेयर हाउस तो फिनिश गुड्स होने के बाद जाता है, और फैक्ट्री में जो सारे खर्चे किए जाते हैं वो प्रोडक्शन के लिए, गुड्स को फिनिश गुड्स बनाने के लिए होते हैं, और क्या फिनिश गुड्स बनने के बाद वो वेयर हाउस जाता है। चलो अभी भी अगर नहीं समझा होगा डोंट वरी, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अम्ब्रेला प्रोड्यूस हो गई दिसंबर मंथ में। किसमें? दिसंबर मंथ में। अगर मैं ये फैक्ट्री से बाहर निकालूंगा,
कि प्रोड्यूस हो चुकी है, फैक्ट्री से बाहर निकल चुकी है, फैक्ट्री को तो पीछे छोड़ चुकी है, फैक्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 200 रुपए में मार्केट में आज बिक रही है, इसका सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, आज बिक रही है 200 रुपए में। आज कितने में बिक रही है ये, 200 रुपए में बिक रही है। आज कितने में बिक रही है ये, 200 रुपए में। अगर मैं इसको मार्केट की जगह वेयरहाउस में डालूं और इसको जून में निकालूं, जून में कहां रखूं, वेयरहाउस में, तो और फिर मार्केट में निकालूं, तो क्या 200 की जगह 300 में बिकेगा? ये 200 की जगह कितने में बिकेगा, 300 में बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो क्या 100 रुपए से मेरा सेल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और पर यूनिट के पीछे, एक यूनिट के पीछे 100 रुपए से मेरा सेल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अरे मेरा सेल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो वेयरहाउस का खर्चा करने की वजह से मेरा प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ा। अरे फैक्ट्री ओवरहेड तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो खर्चे प्रोडक्शन के लिए होते हैं वो फैक्ट्री में होते हैं। तो क्या इससे प्रोडक्शन बढ़ा कि मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ गया? अरे मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो वेयरहाउस का खर्चा मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सेल्स बढ़ाने के लिए है, सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए। 100% समझा होगा तो वाई, कुछ भी डाउट होगा तो एन लिख के डाउट पूछ लो बेझिझक, मैं यहीं बैठा हुआ हूं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोगों ने दो बड़ी बातें पढ़ी, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होता है, हमको पता होता है कि वो खर्चा एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट एक्सपेंस नाम देते हैं। और जो खर्चा ऐसा होता है जो हमको पता ही नहीं होता, होता तो है पर किस प्रोडक्ट के लिए कितना हो रहा है ये नहीं पता होता, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही दूसरा नाम ओवरहेड्स है। ये ओवरहेड्स 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री में होने वाले खर्चे जो प्रोडक्शन के लिए होते हैं वो होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस से रिलेटेड होने वाले खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और सेल्स बढ़ाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बहुत सारे खर्चों की हम लोगों ने लिस्ट देखी और उस लिस्ट के हिसाब से आपने मुझे खर्चे किस ओवरहेड्स में जाएंगे वो बताया। सो वेरी नाइस, यू आर अ वंडरफुल क्राउड, आई लव्ड टू टीच यू। इतना इंटरेक्टिव सेशन था, यूट्यूब पे इंटरेक्टिव सेशन होता नहीं है, सीएमए के बच्चे ज़्यादा इंटरेक्शन करते नहीं है जनरली, बट यू वेर ऑसम, मज़ा आ गया। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू मच ऑफ एडमिशन्स, बहुत सारे एडमिशन है सीएमए फाउंडेशन पे, पर शायद मेरी शक्ल ना पसंद होने की वजह से बहुत कम लोगों ने अटेंड किया है। आई हैव नो लॉस फॉर द सेम, बट उन स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। आज जो मैंने पार्ट पढ़ाया वो बहुत ही प्री बेसिक पार्ट था कॉस्टिंग का, तो मैंने वो आज इसलिए पढ़ाया कि बाकी बच्चों को आप इन्फॉर्म करो कि ये लेक्चर आप उनको कंपलसरी अटेंड करना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अकाउंट्स जो 100 मार्क का है उसमें से 20 मार्क का कॉस्टिंग है और 80 मार्क का अकाउंट्स है। सो प्लीज़ आस्क देम टू अटेंड, एवरीवन। आपके ग्रुप पे आप डालो और बताओ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर मिस हुआ होगा तो भी कल का लेक्चर समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बट आई अश्योर यू अगर आपने कल का लेक्चर मिस किया तो आगे का कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा। सो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, दो द लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल। बट आपको समझ में आ ही गया होगा आज इंटरेक्शन करके कि लाइव देखने का अपना मज़ा है। सो प्लीज़ 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 सारे आपके स्टूडेंट्स को, दोस्तों को बोलो कि दे शुड स्टार्ट अटेंडिंग द लाइव लेक्चर। एंड अगर आपके दोस्तों ने नहीं भी अटेंड किया होगा सो ये आज की लिंक उनको शेयर कर दो सबको, आपके मैक्सिमम दोस्तों को, बाकियों को भी शेयर करो। ये कॉस्टिंग के जो कुछ लेक्चर्स हैं हम लोगों ने वो फ्री रखे हैं, तो बाकियों को भी उसका भला हो, इसके लिए आप सबको भी शेयर कर सकते हो। और थैंक यू वेरी मच कि जितने लोग देख रहे हो ऑलमोस्ट सबने लाइक कर ही दिया ऑलरेडी, सो नो नीड टू लाइक, बट हाँ चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपके दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करके रखे, तो जैसे ही कॉस्टिंग का लेक्चर आएगा नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबा के रखे कि जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा तो आप क्या कर सको, आपको लाइव का नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू कैन वॉच द लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ वंडरफुल क्राउड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।